नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुभ मुहूर्त हमारी खास पेशकश और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संवत में 2081 में जो हमने दौर अक्टूबर में देखा, अब वो 2081 में देखने को ना मिले। हम सभी का पोर्टफोलियो जगमगाता चकमगाता रहे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ अंशुल जैन जी लगातार पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले तो अंशुल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अंशुल जी बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं आज शुभ मुहूर्त के दिन। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी 6 बजे थोड़ी देर में 10-15 मिनट में हमारे साथ अरुण मंत्री जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे आज के इस बाज़ार को और संवत 2081 में बाज़ार कैसा रह सकता है। और हमारे साथ करीब 6:15 बजे के आसपास अरुण केजरीवाल जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बात प्राइमरी मार्केट की भी करेंगे और बाज़ार को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये दौर अब थमेगा या फिर अभी ये गिरावट का दौर आगे चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेरी क्या ख्वाहिश है वो हमने 4 लाइनें आप लोगों के लिए, अपने तमाम दर्शकों के लिए लिखी हैं। तो उसी के साथ आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि जब अंत करें तो भी उसी के साथ करें। तो अंशुल जी आपकी तवज्जो चाहेंगे कि खत्म हो सुस्ती का दौर, जल्द दौड़े बुल पहले जैसा, एफआईआई लौट कर आएं और खूब लगाएं मार्केट में पैसा। खत्म हो अब युद्ध का दौर और रहे शांति हमेशा, पोर्टफोलियो में रौनक लौटे, खत्म हो सब घाटा। संवत 2081 कर जाए कुछ ऐसा, हर चेहरे पर हो खुशहाली, सब पर बरसे पैसा। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आज शुभ मुहूर्त की शुरुआत करते हैं और प्री ओपनिंग में जो इंडिकेटर हमको मिल रहे हैं उसके मुताबिक मजबूती के साथ बाजार की शुरुआत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इस दौरान बहुत सारे शेयर ऐसे रहे जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। हमने देखा डिक्सन टेक्नोलॉजी, इरिडा जैसी कंपनियां जिन्होंने काफ़ी भर भर के BEL 106%, ट्रेंट में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। लेकिन हालांकि अक्टूबर के महीने में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है वो बहुत कम देखने को मिलती है और ये पिछले 4.5 साल में एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। जरा फटाफट जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए एक बार। 4.5 साल में सबसे बड़ी गिरावट एक महीने के अंदर देखने को मिली और एफआईज ने करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली अकेले अक्टूबर महीने में वो करते हुए दिखाई दिए हैं। ये देखिए अक्टूबर महीने में करीब 6% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और आपको बता दें 4.5 साल में एक महीने की ये सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कारण क्या रहा? उम्मीद से ख़राब जो Q2 नतीजे रहे, दूसरी तिमाही के नतीजे, उसने जो है वो आग में घी का काम किया। एफआईज बिकवाली तो कर रहे थे लेकिन नतीजों से जो उम्मीद थी वो नहीं हुए। अब बाजार की उम्मीदें अमेरिकी चुनाव के नतीजे और आरबीआई के रेट कट पे लगी हुई है। वहाँ से जो पॉलिसी से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आएँ तो फिर हो सकता है कि ये कहानी थोड़ी बदलती पलटती दिखाई दे। जरा चार्ट्स लेकर के आइए जरा एक बार के लिए कि क्या स्थिति वहाँ पर चार्ट्स पे देखने को मिल रही है। लेकिन अंशुल जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे पहले बाजार पर। ये जो बीता संवत रहा एक अच्छा संवत कह सकते हैं अगर अक्टूबर को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल अच्छे रिटर्न लोगों ने कमाए। संवत 2081 से क्या उम्मीदें आपकी हैं और क्या आपको लगता है कि ये साल भी बीते साल जैसा रिटर्न देके जाएगा? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस संवत भी हम बहुत बेहतरीन रिटर्न्स कमाएंगे। अगर शुरुआती पहले तिमाही 1-3 महीने अगर आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखते हैं जी। तो अगले 9 महीने आपके लिए कमाने के बहुत सारे मौके रहेंगे और बहुत पैसा बनेगा, सब्जेक्ट टू आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में आपकी ऑक्सीजन आपकी कैपिटल है, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगी तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं बचेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, अनलेस कोई शेयर है जहां पे बहुत अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है या रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। नहीं तो अगले 3 महीने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लार्ज कैप में आप निवेश कर सकते हैं, बैंकिंग और मेटल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट बहुत सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है। स्टॉप लॉसेस को बहुत कायदे से मेंटेन करना है अगले 3 महीने। उसके बाद जब बुल रन आएगा तो हियर एंड देयर आप कुछ गलतियां भी कर लेंगे, कुछ ऑफ एंट्री भी हो जाएगी, कुछ गलत एंट्री भी हो जाएगी, तो मार्केट आपको बख्श देगा। लेकिन ये 3 महीने हैं जहां पे मार्केट बिल्कुल पनिशमेंट के मूड में है, बहुत गुस्से में है। अगर आप जरा भी इधर से उधर हुए और मार्केट ने आपको पनिश किया तो 3 महीने मार्केट का गुस्सा झेल लीजिए, ये करेक्शन निकल जाने दीजिए। उसके बाद वापस से एक मतलब ये कह सकते हैं कि अंधी तेजी आएगी जिसमें आप कुछ भी ले लेंगे तो आप ठीक ठाक रिटर्न बना लेंगे, अच्छी चीजें ले लेंगे
तो बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा, लेकिन खराब एंट्री भी मिल जाएगी तो 8-10% रिटर्न कहीं नहीं जा रहा है, आराम से बन जाएगा। तो 3 महीने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी मेंटल कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर लॉस होता है तो जब तेजी डेवलप होगी तो थोड़ा आपको डर लगेगा स्टॉक्स खरीदने में या ब्रेकआउट्स बाय करने में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी मेंटल कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखिए। तेजी का वेट कीजिए, जैसी तेजी लौटेगी बड़ा पैसा बनेगा इस साल भी, लेकिन वो अगले मतलब 9 महीने में बनेगा। ये 3 महीने अगर समय निकाल लेते हैं तो। तो आपकी बातों का जो सार निकाला जाए, लब्बो लुआब निकाला जाए कि अधीरता नहीं दिखानी है, जो कि पिछले 2-3 महीनों में लोगों ने दिखाई है। किसी भी भाव पर कोई भी शेयर ले लेना, ऐसा नहीं करना है। हर गिरावट पे ये सोचना कि नहीं अब यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा, एवरेज कर लेते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि ये हमने देखा, जब बाज़ार ऊपरी स्तरों से फिसल रहा था, लोगों ने कई जगहों पर एवरेजिंग की और उसके बावजूद वो अभी भी ठीक ठाक नुकसान पे बैठे हुए हैं। ऐसी गलती संवत 2081 में आपको नहीं करनी है और थोड़ा धैर्य बना करके रखना है। जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय को मानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो बहुत ही अजीब से कमेंट कर देते हैं, उनसे बचिए। अगर आपको किसी एक को नहीं फॉलो करना, किसी दूसरे को फॉलो कीजिए। या तो आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो फिर किसी से कंप्लेन मत कीजिए कि उनके कहने पर ले लिया। अगर उनके कहने पर लिया है तो उनकी सारी बातों को माने। 2081 में ये छोटी छोटी गलतियां ना करें तो आप पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बरकरार रहेगी। सर, कार्यक्रम शुरू होने से पहले बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं और एक दर्शक हमारे जिनकी टिप्पणी में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हैप्पी दिवाली, गुड टू सी अंशुल सर, सीधी बात नो बकवास। तो ये है कि आपके फ़ैन फॉलोइंग में मतलब जो है लगातार इजाफा हो रहा है और आपकी जो स्पष्टवादिता है लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जरा इस बीच जरा मार्केट की गिरावट कैसी रही, जरा एक बार जरा किस तरीके से बाजार टूटा है हाल फिलहाल में, जरा उसकी जरा ग्राफिक्स जरा ऑन एयर जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब मुश्किल से 2 मिनट बाद जो है बाजार के ओपनिंग टिकाने जो है वो शुरू हो जाएंगे। 10 साल की जो बड़ी गिरावटें हैं वो उसको जरा आप एक बार नज़र डालिए कि जो है किस तरीके से देखने को मिली है। मार्च 2020 के अंदर, अक्टूबर के अंदर ये जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ये 1 महीने के अंदर की हम बात कर रहे हैं। 1 महीने में जब जो है 23% से ज़्यादा की गिरावट मार्च 2020 में देखने को मिली थी। फरवरी 2016 में जो है 7.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, अंकों में 570 पॉइंट। वहीं से अगस्त के अंदर अगर हम बात करें तो ये 7,991 अंकों की गिरावट जो है 7,991 पे था, 6.5% की गिरावट रही थी। सितंबर 2018 में जो है हमने देखा 6.5% की गिरावट। फरवरी 2020 में 6.36%, यहाँ पर 760 अंकों की गिरावट रही थी। इसके अलावा जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और तब आपको अक्टूबर 2024 का मामला समझ में आएगा। ये है अक्टूबर 2024 जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। यहाँ पर जो है 24,205 के आसपास निफ्टी था उस समय जब हमने ये नोट किया था और करीब 6.25% की गिरावट देखने को मिली है और करीब 1,600 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो परसेंटेज के लिहाज से 2020 के मुकाबले ये गिरावट आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली काफ़ी ज़बरदस्त रही है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल जो है वो बेच करके गए हैं। इसके अलावा जो बाकी गिरावट रही है एक एक महीने के अंदर, उसमें जून 2022 में हमने 0.5% टूटते देखा, फरवरी के अंदर जो है 0.5% की गिरावट, अक्टूबर में 5% की गिरावट, जुलाई 2019 में हमने देखा 0.6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अंशुल जी, अक्टूबर का महीना काफ़ी दर्द दे करके गया लोगों को और वाकई में डीआईएस का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये स्थिति 2020 से बुरी होती। आप कैसे पढ़ रहे हैं इसको? देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहा हूँ कि आप जो भी एफआईआई की सेलिंग होती है उसको एक बार नोट कीजिए और उस करस्पॉन्डिंग सेलिंग के सामने ये नोट कीजिए कि मार्केट कब कब गिरा है उतनी सेलिंग पे। 9 बिलियन की सेलिंग लगभग 2 से 3 3 से 4 बार हुई है। 3 बार मेरे को याद आती है। एक बार 2008 में, एक बार 2005 के आसपास, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर जोड़ेंगे, और एक बार कोविड के टाइम में। तीनों बार मार्केट लगभग लगभग ऑन एन एवरेज पकड़ूं तो 40-45% करेक्ट हुआ। एक बार 60% हुआ, 65%, एक बार 45%, एक बार 40% के आसपास। तो एवरेज अगर पकड़ूं तो 40-45% अपने हाई से मार्केट करेक्ट हुआ है। और इस बार हम 9 बिलियन से कई गुना ज्यादा सेलिंग देख चुके हैं एफआईआई की, लेकिन मार्केट करेक्ट हुआ है केवल 9%। तो ये आपको दिखाता है कि रिटेल और डीआईआई, अब डीआईआई भी रिटेल की कैटेगरी में ही मैं जोड़ता हूं, क्योंकि डीआईआई क्या है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये रिटेल का ही पैसा मैनेज करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर की आप पावर देखिए कि एक समय में एफआईआई इतना माल बेचती थी तो हम 45 से 60% गिर जाते थे, अभी केवल 9% गिरे हैं।
ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ काउंटर्स हैं जो आपको दिखेंगे कि 50% गिरे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि वो 400% चलने के बाद 50% गिरे हैं, यानी 10 रुपए का शेयर 300 रुपए जाने के बाद या 200 रुपए जाने के बाद 100 रुपए आया है। तो 10 रुपए से अगर देखेंगे तो अभी भी वो 100 रुपए खड़ा है। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंडेक्स केवल 8 से 9% गिरा है, और इतनी हेवी सेलिंग के बाद केवल 9% गिरा है। तो ये दिखाता है कि आपकी डीआईआई की पावर कितनी है। अगेन, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको याद होगा हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड के पास 1,86,000 करोड़ रुपए कैश है। इतना कैश रखने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं डीआईआई को ये अंदाजा था कि मार्केट ओवर हीटेड है, वैल्यूएशंस ओवर हीटेड है और रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो वो कैश पे बैठे थे, और जैसे रिजल्ट खराब आए और अच्छे शेयरों की पिटाई हुई, उन्होंने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है। तो और उनके पास एसआईपी के द्वारा हर महीने पैसा आ भी रहा है। तो जी अब एफआईआई उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है कि एफआईआई की सेलिंग से आप डर जाएं कि वो ठीक। माल बेच बाजार में तबाही आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। मैं इसको सिंपली इस तरीके से रीड कर रहा हूँ कि अब डीआईआई खा पी के 1 आध साल 2 साल जिम जाके इतना मजबूत हो गया है कि अगर 10 एफआईआई मारता है तो पहले हम बिल्कुल गिर जाते थे, अब यही होगा कि थोड़ा सा मुंह से खून आएगा लेकिन आप खड़े होके उनको पटक भी देंगे। तो ठीक। अगले 3 से 4 महीने वापस से ये जो एसआईपी का पैसा अभी आ रहा है और कैश में बना हुआ है, मार्केट स्टेबल होने से जैसे मार्केट में पंपिंग होगा, हम नए ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पे पहले देखेंगे, मेटल इंडेक्स पे पहले जी देखेंगे, उसके बाद निफ्टी पे देखेंगे। जी। चलिए, इस बीच जरा जरा आपको बता दें कि अब बाजार खुल चुका है और 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती जो है के साथ जो है ओपनिंग हुई है। इस समय निफ्टी की 132 अंक ऊपर 24,337 का स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी गेनर्स में हम देख रहे हैं एमएनएम शामिल है 2.5% ऊपर। बीएल के अंदर हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही 1.25% की। एनटीपीसी ऊपर है। पीएसयू इंडेक्स में जो है बढ़त देखने को मिल रही है आज। इसके अलावा जो टाइटन के अंदर 1.25% की मजबूती है। ओएनजीसी हरे निशान में इस समय कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एलएनटी के अंदर हम बढ़त देख रहे हैं। एमएनएम जो है वो हम देख रहे हैं करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती वहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और ख़ास मेहमान, जरा उम्मीद हो अगर संभव हो तो जरा स्क्रीन पर जरा कुछ एक चार्ट्स लेकर के आइए जरा। इस बीच 0.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ओपनिंग हुई है मुहूर्त ट्रेडिंग पे बाजार की। पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और अरुण मंत्री आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये ओपनिंग जो देखने को मिल रही है, पहले तो बहुत बहुत दीपावली की आपको शुभकामनाएं सर। और अक्टूबर का महीना काफ़ी दर्द दे के गया। संवत 2081 से आपकी क्या उम्मीदें हैं, पहली टिप्पणी आपकी। और अक्सर हम देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार खुलता पॉजिटिव है, लेकिन आखिर आते आते बाजार में थोड़ी सी सुस्ती, क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं, लोग प्रॉफिट बुक भी करते हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आज के कारोबारी सत्र से और संवत 2081 से? जी विपुल जी, पहले तो आपको, अंशुल जी को और मनी 9 टीवी 9 पूरी टीम को दिवाली की शुभकामनाएं। जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें और हमसे जुड़े हैं, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अगेन विपुल जी, दो चीजें हैं। एक तो काफी एफआईआई सेलिंग कल हो चुकी है। एक मंथली एक्सपायरी का एक बड़ा ट्रिगर हमेशा मार्केट के ऊपर होता है। तो मार्केट मंथली एक्सपायरी के बाद यूजुअली हल्का हो जाता है, क्योंकि मेजर ऑफ द पोजीशन जो भी अटकी होती है, ज्यादा कुछ रोल ओवर नहीं होती, कुछ ब्रोकर रोल ओवर करने नहीं देता और कुछ लोग भी रोल ओवर नहीं करते। तो जो भी शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस होती है थोड़ी हल्की हो जाती है जब भी आप नई एक्सपायरी में जाते हैं। तो वो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए आज रहा है। और दो जो बड़े ट्रिगर जो मैं देख रहा हूँ, आज दोपहर से मैं न्यूज को ट्रैक कर रहा था, ऑटो सेल्स के नंबर्स काफी अच्छे आए, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे। जीएसटी का नंबर काफी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के लिए विपुल जी, 5 तारीख को यूएस इलेक्शन 5, 6, 7 तारीख के आसपास स्पष्ट हो जाएगा कि यूएस में किसका कौन प्रेसिडेंट बन रहा है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो मार्केट थोड़ा हल्का है विपुल जी, वो इसी वजह से मार्केट में आज थोड़ी तेजी भी देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है संवत 2081 हो सकता है इतने बड़े रिटर्न्स वाला ईयर ना हो, ईयर रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट रह सकते हैं, पर एक अच्छा ईयर रहना चाहिए, क्योंकि पेसिमिज्म ज्यादा है, हर जगह नेगेटिविटी की बात हो रही है, इकोनॉमी में भी स्लो डाउन की बातें हो रही है। डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, पर मुझे लग रहा है मॉडरेट रिटर्न्स के लिए 2081 काफी अच्छा रहना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 महीने काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिलने चाहिए। चलिए, इस बीच जो है जरा दिवाली वाले जरा ग्राफिक्स ले लेते हैं कि दिवाली पर अगर निवेश किया जाए तो एक साल में किस तरीके के रिटर्न देखने को सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके बारे में जरा जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट, और उसके बाद से जरा देखते हैं। आपका पोर्टफोलियो भी तैयार कराएंगे। बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ एक सवालों को भी शामिल करेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब ये जो है आंकड़े जो है 29 अक्टूबर तक के हैं। 2011 थोड़ा सा सुस्त रहा, और अगर आपने एक साल के लिए निवेश किया है तो ज़्यादातर जो है निवेश जो है वो फ़ायदेमंद रहा है।
2012 में 8-9% का रिटर्न, 2013 में 11.5% का रिटर्न, 2014 में 26-27% का रिटर्न, 15 सुस्त रहा, 16 में हमने देखा कि सुस्ती देखने को मिली, 10-11% का रिटर्न, 17 में अगर हम देखें 17-17.5% का रिटर्न, डबल डिजिट के नंबर ज़्यादातर देखने को मिले हैं 2015 को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा फिर जो है 2022 सुस्त रहा है, लेकिन 2024 जो है वो 25% के आसपास का रिटर्न, काफ़ी शानदार रिटर्न इसे कह सकते हैं, 25% का रिटर्न। और ये तब है जबकि हमने देखा कि बाज़ार में 6-7-8% का करेक्शन देखने को मिला है उसके बाद। अब चलिए ज़रा बातचीत का सिलसिला थोड़ा आगे आने वाले समय के लिए शुरू करते हैं। पहले अंशुल जी के साथ शुरू करते हैं। अंशुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2081 में क्या जो थीम हमने चलती हुई देखी, जिसमें कि हमने 2080 में देखा कि उसमें PSU शामिल था, डिफेंस शामिल था, रेलवे शामिल था, 2081 में ये थीम क्या बदलती हुई दिखाई देगी? क्या नए सेक्टर्स निकल करके आएंगे? 2081 से कौन से सेक्टर से आपको उम्मीदें हैं? देखिए विपुल जी, कभी भी आप किसी भी रैली को स्टडी कीजिए और उसके बाद करेक्शन को स्टडी कीजिए और उसके बाद जब नई रैली बनती है उसको स्टडी कीजिए। हर नई रैली में आपको नए विनर्स, नए सेक्टर चलते हुए दिखेंगे। पुराने लीडर्स आपको, मतलब 100 में से 99 स्टॉक आपको कभी भी नई रैली में नए लीडर बनते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब सेम लीडर रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे। एक आध कोई हो जाए तो अलग बात है। तो अगली रैली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ी रैली डेवलप होती हुई दिखेगी मिड कैप स्मॉल कैप में, आपको ये पुराने विनर्स कहीं भी उस रैली में ऑल टाइम हाई भी टच करते हुए नहीं दिखेंगे। फॉरगेट अबाउट मेकिंग बिगर रिटर्न्स। लेकिन अगले अगले साल में जहां हमको बड़ी तेजी दिख रही है वो है बैंकिंग में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, मेटल्स में बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। और कुछ हद तक आपको मिड कैप फार्मा सेक्टर में बड़ी तेजी दिख सकती है। वहां पे जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं और कुछ फार्मा कंपनीज की जेनरिक दवाइयां कैंसर से रिलेटेड, उनको बहुत हद तक पेटेंट और ये सारी चीजें मतलब पेटेंट क्रॉस होके जो जेनरिक वाला जो समय स्टार्ट होता है वो उनको मिल रहा है। तो ये बड़ी सेल्स की तरफ इशारा हो सकता है कि आपको इन स्टॉक्स में बड़े सेल्स आते हुए दिखे। और जो प्रीवियसली जो सेल्स आई हैं उनसे शायद डबल या ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि कैंसर से रिलेटेड इनके जेनरिक दवाइयां अगर आती हैं तो उनकी डिमांड एकदम तेजी से उठेगी। तो मिड कैप फार्मा हमको तेज लग रहा है अगले साल में, मेटल के काउंटर्स हमको तेज लग रहे हैं अगले साल में, और बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक हमें तेज लग रहा है। तो ये 3 सेक्टर पे फिलहाल हमारा फोकस है। जब मिड कैप स्मॉल कैप में नई रैली डेवलप होना स्टार्ट होगी तब देखेंगे कि नए लीडर्स कौन से उभर के आ रहे हैं। चलिए, तो अंशुल जी का मानना है प्राइवेट बैंक में तेज़ी देखने को मिलेगी, PSU में नहीं। इसके अलावा मिड कैप फार्मा में उनको काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने की उनको उम्मीदें हैं। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी के पास अरुण जी, आपको क्या लगता है कि 2081 में, संवत 2081 में क्या ये जो डिफेंस, PSU, ये पूरी स्टोरी क्या ख़त्म हो गई है? और दूसरा, नए सेक्टर्स कौन से होंगे या फिर ऐसे कौन से सेक्टर होंगे जिन पर आपकी निगाहें सबसे ज़्यादा तेज हैं और जहां पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है? देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है डिफेंस रेलवे स्टोरी खत्म नहीं हुई है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां पे जरूर रहेगा। जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, विपुल जी काफी बार हमारी ये बात होती है कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो स्टॉक अच्छे करते रहेंगे, और जिनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। तो डिफेंस में मुझे लग रहा है 2 से 3 स्टॉक के रिजल्ट काफी अच्छा है, तो वो डेफिनेटली काफी अच्छा करेंगे। रेलवे में भी 1 से 2 रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके भी ठीक ठाक रिजल्ट नजर आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स के ऊपर काफी डिपेंड रहेगा कि कौन सी थीम चलेगी, कौन से स्टॉक्स किस थीम में चलेंगे। पर मुझे लग रहा है विपुल जी, आने वाले 6 महीने या 12 महीने में 2 सेक्टर्स हैं जो काफी अच्छा कर सकते हैं, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स मुझे लग रहा है काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये चल सकते हैं। सीमेंट और केमिकल, सीमेंट और केमिकल, ये दोनों सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेंगे। इवन मुझे लग रहा है ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है, जो कि बैटरी मेकर्स है या फिर OEM जो भी बनाते हैं इन ऑटो मेकर्स के लिए, वो एक तीसरा थीम जरूर रहेगा। पर मेजर थीम जो 2 मुझे लग रही है वो सीमेंट और केमिकल है। ये दोनों सेक्टर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 महीने में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे बाई करने के लिए, और 12 महीने में एक बड़ा रिटर्न इनमें देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ये 2 सेक्टर पे बात कर सकते हैं, और स्टॉक्स वही चुनना है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो वही स्टॉक्स मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करते हुए नजर। चलिए, सीमेंट, ऑटो इंसलरी, केमिकल, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कि अच्छे जो है उम्मीद बढ़त की जो है वो दिखाई दे रही है अरुण जी को। इसके अलावा इनका ये मानना ये है कि डिफेंस और रेलवे की जो चुनिंदा शेयर जहां पर नतीजे बेहतर हैं वहां पर जो है अच्छी रैली देखने को मिल सकती है।
चलिए, तो इससे आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक स्पेसिफिक शेयरों की बात करते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी और कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर की भी बात करते हैं। सर, एक सेक्टर का जिक्र आप दोनों ने नहीं किया और अरुण जी से पूछना चाहेंगे, पीएसयू बैंक्स में ऐसे क्या ख़राब है कि आखिर में चल नहीं रहे हैं और आगे भी आपको उम्मीद नहीं है कि ये नहीं चलते हुए दिखाई देंगे? बहुत लोग जो है इसको लेकर के उतने उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि अगर बाज़ार चलना है तो पीएसयू बैंक के बिना तो चल नहीं सकता या बैंकिंग के बिना नहीं चल सकता। तो आपने अपने पसंदीदा सेक्टर में इसको शामिल नहीं किया, क्या कुछ खास वजह है अंशुल जी? देखिए विपुल जी, लास्ट 7 से 8 दिन में पीएसयू बैंक्स हम जरूर दिला रहे हैं, क्योंकि ये छोटे जो बैंक्स हैं या फिर जिनमें अच्छा वैल्यूएशन नजर आ रहा है, वो बैंक जरूर दिला रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में प्राइस से छोटा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक साइज से काफी बड़ा है, पर ये तीनों बैंक जरूर दिला रहे हैं। इनमें एसबीआई भी हमने दिलाया है। पर चूंकि आपने सेक्टर पूछा था, तो मैंने जब रैंकिंग की थी, उस सेक्टर में केमिकल और सीमेंट काफी ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी भी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं है। और ये सीमेंट में तो वैसे भी 2 या 3 बड़े प्लेयर रह जाएंगे, क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन इसमें हो रहा है, तो वो एक सेक्टर काफी अच्छा करेगा। केमिकल के प्राइसेस सब स्टेबल हो चुके हैं और चाइना वगैरह में भी अगर डिमांड बढ़ती है तो केमिकल के स्टॉक्स भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। रिजल्ट भी मुझे लग रहा है जितने भी आए काफी अच्छे आए, तो इसीलिए मैंने 2 सेक्टर चुना। तीसरे में अगर डेफिनेटली अगर कोई बड़ा सेक्टर चुनना है तो बैंकिंग ही रहेगा, तो क्योंकि अगर यहाँ से इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंकिंग और बैंक निफ्टी दोनों काफी अच्छा करना चाहिए। पीएसयू बैंक्स विपुल जी, वैसे भी वैल्यूएशन हम लास्ट वीक चेक कर रहे थे, काफी चीप वैल्यूएशन पे है, 7, 8, 9, 10 के मल्टीपल पर मेजर ऑफ द स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। टेक्निकली भी बड़े करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक्स में हो चुके हैं, तो पीएसयू बैंक्स विपुल जी मुझे नहीं लग रहा काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हर स्टॉक नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स आती रहेगी तो स्टॉक में मूवमेंट आता रहेगा। पर जहां तक 3 से 4 स्टॉक की बात है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये तीनों बड़े बैंक्स में तो डेफिनेटली दिला रहे हैं। इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल के आसपास। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कौन सा बताया सर आपने? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये तीनों तो दिला ही रहे हैं। और छोटे में अगर छोटा साइज पीएसयू बैंक का अगर मार्केट कैप से देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। ठीक, चलिए अंशुल जी, वैसे मेरा सवाल ये आपसे था कि आपने आपका थोड़ा सा थी नाराज़गी पीएसयू बैंकों को लेकर के। मैं चाहूँगा कि उसके तर्क क्या हैं वो आप जरा रखें और बताएं कि आखिर में क्यों आपको पीएसयू बैंक्स पसंद नहीं आ रहे हैं और क्या भविष्य आपको 2081 में इनका दिख रहा है। देखिए विपुल जी, ऐसा नहीं है कि पीएसयू बैंक पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कहीं भी पैसा लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जो आउट परफॉर्मिंग हो, मैं उसकी तरफ जाना ज्यादा पसंद करता हूं। अब आप देखेंगे फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक का अगर बाकी स्टॉक से कंपेयर करें तो फेडरल बैंक पूरी गिरावट में अपने आप को होल्ड किया है, तो नई तेजी में स्टॉक बड़ी तेजी से 20-30% आपको रिटर्न दे सकता है। बाकी स्टॉक्स में अब ऊपर से करेक्ट हुए तो ओवरहेड सप्लाई ज्यादा रहेगी। ये स्टॉक ऑलरेडी हाईस पे खड़ा हुआ है, पूरी सेलिंग मार्केट में आ गई और इसने अपने आप को हाई के आसपास मेंटेन किया है। यानी अगर कोई सेलर हैं जिनको घबराहट में निकलना था तो वो निकल चुके हैं, उसके बाद भी शेयर नहीं गिरा है। तो अब जो वीक सेलर्स हैं या वीक होल्डर्स हैं वो पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और मार्केट यहाँ से रैली लेता है तो स्टॉक 20-30% आपको रिटर्न दे देगा। तो हमको फेडरल बैंक बहुत अच्छा लगता है। और फिर बड़े में चले जाएं तो एनी डे एचडीएफसी बैंक में 70 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आ रहा है, तो वहां 2050 तक की रैली दिख रही है, तो उस स्टॉक को ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में नई तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, तो उसको देख सकते हैं। और अगर इस झगड़े को खत्म ही करना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक्स या ये चीज कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, आईसीआईसीआई चलेगा या एचडीएफसी चलेगा, इस पूरे झगड़े में आपको पड़ना ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप बैंक निफ्टी का ईटीएफ है बैंक 20, आप उसको लेके छोड़ दीजिए, चाहे फेडरल बैंक चले, चाहे एचडीएफसी बैंक चले, चाहे आईसीआईसीआई बैंक चले, जो भी चले वो बैंक निफ्टी को चला देगा और बैंक निफ्टी का ईटीएफ उसका प्रॉक्सी बैंक 20 अपने आप चल जाएगा। तो अगर इस झगड़े में आपको पढ़ना ही नहीं है कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, आउटराइट जाके बैंक 20 खरीद लीजिए, वो आपको नेक्स्ट समर तक बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। चलिए, तो ये फिलहाल राय जो है निकल करके आ रही है और इस बीच एक और ख़ास मेहमान को जरा रूबरू कराने का वक्त हो गया है। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी अब जुड़ चुके हैं आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहले तो अरुण जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार दीपावली जो है हमने देखा पूरे देश में 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दी। बहुत लोगों ने कल दीपावली मनाई, बहुत लोग आज दीपावली मना रहे हैं और आज मुहूर्त ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। संवत 2080 काफ़ी अच्छा रहा सर। हाँ, आखिरी के जो 1-2 महीने रहे उसने थोड़े से पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि
हमने देखा जो नए तरीके के नए जो निवेशक आए थे उन्होंने इस तरह का करेक्शन देखा नहीं था, तो लोगों में थोड़ा पैनिक और घबराहट ज़्यादा देखने को मिली और 4.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट भी देखने को मिली एक महीने के अंदर आती हुई दिखाई दी। एफआईएस की तरफ से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली देखने को मिली। तो बहुत कुछ बदला है एक महीने में, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम पूरे साल के रिटर्न को देखें तो वो अच्छा है। संवत 2081 से आपकी उम्मीदें क्या है? तो देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आज का जो दिन है पेसिमिस्टिक या थोड़ी सी नेगेटिव बात करने का दिन नहीं है। लेकिन संक्षेप में मैं निवेशकों को एक चीज कहना चाहता हूं कि जितनी आसानी से पिछले साल पैसा बना था, 22% का रिटर्न मिला है, अगर आप संवत 2080 की बात करें, शायद इतना आसान इस बार नहीं हो। 81 आपको बार बार ललकारेगा, बार बार आपकी एक्सपर्टीज को आपको सामने दिखानी पड़ेगी पैसा बनाने के लिए। और इसके दो मुख्य कारण रहेंगे। चुनाव अमेरिका में भी अगले 2-3 दिन में होना है। नया प्रेसिडेंट चुनकर आएगा, जो भी जीत कर आए एक तरह से नया प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि मौजूदा प्रेसिडेंट इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं है। कई तरह की अटकनें लगाई जा रही हैं। एक इनकम्बेंट जो खड़ा है वो कहता है कि टैक्स रेट घटाएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ते हैं तो बिकवाली जो देखी गई थी 1 लाख करोड़ की, वो कहीं भी थमते हुए नहीं दिखेगी। बिकवाली ज्यादा जोर से भी हो सकती है। उसी के सामने विदेशी संस्थागत की बिकवाली और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की खरीदारी, क्या उनके पास उतना पैसा है कि वो बिकवाली का सामना कर सके? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो नतीजे आए हैं अभी तक वो निराशाजनक है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो पहले हिस्से में नतीजे आते हैं वो कुछ बेहतर होते हैं और जो सेकंड हाफ में नतीजे आते हैं वो कुछ और निराशाजनक होते हैं। तो ये सब के माहौल में देखकर पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं बन सकता है। पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें आप और मैं सब मिलकर ये मेहनत करेंगे तो शायद संवत 2081 भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, संवत 2081 अच्छा रहे और आप जैसे एक्सपर्ट के मुंह पर जो है मुंह में घी शक्कर हो। आप लोगों के सभी प्रयास जो है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको खूब सारे पैसे बना करके दें और आप लोग अच्छे अच्छे ट्रेड बताएं, अच्छे अच्छे निवेश के आइडियाज़ बताएं। ये उम्मीद हम संवत 2081 से कर रहे हैं। लेकिन सर जैसे यहाँ पर PSUs को लेकर के हम बात कर रहे थे और उस पर सवाल बहुत आते हैं जो कि हमारे पास, तो उसमें 3 तरह की राय निकल करके आई है। अंशुल जी का कहना ये है कि जब भी कोई नई रैली आती है तो वो पुरानी थीम को लेके नहीं चलती, तो उनका मानना ये है कि जो पुराने सेक्टर्स हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। नई रैली में नए सेक्टर्स की भागीदारी ज़्यादा बेहतर होगी। अरुण मंत्री जी का मानना ये है कि उनका कहना ये है कि जो चुनिंदा शेयर हैं डिफेंस के या फिर रेलवे के, जहाँ पे नतीजे अच्छे रहे हैं वो बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। ये जो थीम रही जिसने लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए और काफ़ी पैसे गंवाए या फिर पैसे फंसे हुए हैं इसके अंदर, डिफेंस के अंदर, रेलवे के अंदर। और डिफेंस में बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी से ज़्यादा रिटेल हिस्सेदारी अब हो गई है। वहाँ पर लोगों की जो पोजीशन फंसी हुई है उसके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी और आपकी उम्मीदें संवत 2081 से क्या हैं? फिर स्पेसिफिक सेक्टर शेयरों पे कुछ हम बातचीत बीच में कर सकते हैं। विपुल जी, दोनों जो मेरे सहयोगी हैं शो पर, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। मेरे ख्याल से एक चीज तय है कि सेक्टर आपको नए खोजने पड़ेंगे या नए सेक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे एक सहयोगी ने कहा कि भाई कुछ चुनिंदा शेयर उन सेक्टर में से आपको निकालकर अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने सेक्टर के अंदर में शेयर का सिलेक्शन किया है। तो इसी तरह डिफेंस में से हो सकता है 2 या 3, रेलवे में से 2 या 3, और पावर क्षेत्र जो PSU का एक तीसरा अंग है उसमें से 2 या 3, और इसमें से आप 6 से 8
शेयरों का एक नया सेक्टर बना लें, जिसे आप उसे फॉरवर्ड लुकिंग बोलिए या आप उसे बेहतर परफॉर्मिंग वाले बोलिए, और इस ग्रुप में आप ट्रेडिंग करें। इसी तरह जो नए आईपीओज आते हैं, अक्सर अपन देखते हैं कि उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो लिस्टिंग के 10-15 दिन तक रहती, और उसके बाद धीरे 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 वो एक बैक बेंचर पे चली जाती है, लेकिन वो वैल्यू ऑफर करते हैं। तो आपको आईपीओ जो पिछले 12 महीने में आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग सेक्टर से आए हैं, अगर इसमें से एक बास्केट बनाए तो आपके 15-20 स्टॉक का आराम से एक बास्केट बन जाएगा, जिसमें आप रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और क्षेत्र जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये है कि कंपनियां अपने समय पर अच्छी चल रही थी, तकलीफें हुई, आईबीसी में चली गई, आईबीसी में सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट होने के बाद अब ये नए रूप में एक नई कंपनी उभर कर आई है, ऐसी कंपनियों में निवेश कीजिए। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। अब ये जो सेगमेंट रहेगा या ये जो हिस्सा है, इसमें हम कोशिश करेंगे आप तीनों से एक एक व्यूअर के सवाल लेने की, ताकि जो है हमारे व्यूअर जो बहुत सारे सवाल भेज रहे हैं उनको भी बिल्कुल निराशा ना हो कि आज के दिन हमको बिल्कुल छोड़ दिया गया, कोई भी सवाल नहीं लिया गया है। तो शशि पांडे जी के साथ शुरू करते हैं। और अंशुल जी, पहला सवाल आपसे, और ये है पीएफसी और आरईसी को लेकर के। कह रहे हैं कि सर इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूँ लंबे अवधि के लिए, क्या अभी और होल्ड करना चाहिए और यहाँ पर क्या लक्ष्य हो सकते हैं? और मैं चाहूँगा पीएफसी आरईसी के साथ अगर आप पावर पर थोड़ा और प्रकाश डाल सकें तो आपकी टिप्पणी जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी बाकी दर्शकों के लिए भी। देखिए, पीएफसी आरईसी में कम्प्लीटली नेगेटिव स्ट्रक्चर हो चुका है, और जब ब्रेकआउट फेल हुआ था तब से हम बात करते आ रहे हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है इसमें। 484 पहले आते हुए दिख रहा है आरईसी, और लग नहीं रहा कि वहां पे सपोर्ट लेगा। 402 रुपए नीचे आते हुए दिख रहा है। तो ऊपर में अगर रैली मिलती है, जो प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीक मिल सकती है 540 550 जोन में, तो आरईसी से एग्जिट करना चाहिए। पीएफसी में भी रैली अगर मिलती है 475 480 की जोन में, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में 390 रुपए आते हुए दिख रहा है। पावर सेक्टर में अगर आपको रहना ही है तो टाटा पावर में बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ही ये स्टॉक वापस से 460 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली शेकआउट हो जाएंगे और स्ट्रॉन्गर हैंड्स में आ जाएगा। तो 460 के ऊपर आने का वेट कीजिए टाटा पावर, उसमें एंटर करेंगे तो आपको अपसाइड में कहीं भी 600 रुपए तक के लेवल मिल सकते हैं 4-6 महीने में। एनटीपीसी एक तीसरा पीएसयू काउंटर है पावर में, वो भी खराब लग रहा है, तो पीएसयू में कहीं भी बाइंग नहीं दिख रही है। प्राइवेट में टाटा पावर बहुत अच्छा लग रहा है, बट 460 के ऊपर निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद 600 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। टाटा पावर अच्छा लग रहा है, पावर में जो है पीएफसी आरईसी में अच्छा नहीं लग रहा है। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपके लिए आईआरएफसी पर सवाल है प्रमोद कुमार जी का। कह रहे हैं आईआरएफसी के बारे में बताएं, और आईआरएफसी के साथ साथ रेलवे शेयरों पे आपके ओवरऑल व्यू जानना चाहेंगे। और हमने देखा कि जो है बुधवार को एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी सभी रेलवे काउंटर के अंदर। तो अभी रेलवे का भविष्य 2081 में कैसा लग रहा है? प्रमोद जी खाली आईआरएफसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आईआरएफसी के साथ आरबीएनएल, इरकॉन पर भी अगर आप अपनी टिप्पणी दे सके तो। जी विपुल जी। हाँ विपुल जी, एक तो काफी बड़ा ऑलरेडी करेक्शन इनमें आ चुका है, तो वो एक करेक्शन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है काफी अच्छे स्टॉक्स में। दो स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, आईआरएफसी और टीटागढ़ वैगन। टीटागढ़ में मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। इवन टेक्समैको रेल, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आते हुए नजर आए। तो अगर जहाँ तक आईआरएफसी की बात है, मुझे लग रहा है एक बाउंस आना चाहिए 175 180 तक, वहां तक एक बार बाउंस आना चाहिए। और एक बार मेरे ख्याल से रिजल्ट अभी आए नहीं है, जितना मैंने ट्रैक किया, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वहां से भी रिकवरी और देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली 170 175 वहां तक मुझे लग रहा है बाउंस आना चाहिए। अगर किसी ने भी नीचे बाई किया है या फिर थोड़ा ऊपर की बाइंग है तो उनको एक एग्जिट जरूर मिल सकता है। आरबीएनएल, इरकॉन दोनों के भी स्ट्रक्चर अभी थोड़े ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, मार्केट के गिरावट के साथ गिर नहीं रहे, पर मुझे लग रहा है वहां पे भी थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। पर जहां तक ओवरऑल पूरे सेक्टर की बात है, टीटागढ़ वैगन और आईआरएफसी, ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। इवन जेडब्ल्यूएल भी मुझे लग रहा है अगर करेक्शन में मिलता है तो वहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये तीनों स्टॉक्स पे नजर रखें। मुझे लग रहा है अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो ये तीनों स्टॉक्स काफी और परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर रैंकिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है टीटागढ़ सबसे पहले आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर भी मजबूत है और बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। तो टीटागढ़ वैगन, जेडब्ल्यूएल और आईआरएफसी, ये तीनों पे नजर रखें। चलिए, रेलवे में खरीदना है तो आईआरएफसी, टीटागढ़ वैगन, जेडब्ल्यूएल या
जुपिटर वैगन जो है इस पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अच्छा करेक्शन हो गया है, यहाँ पर उम्मीदें हैं अरुण मंत्री जी की। चूँकि अब 2 पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर हम बातचीत कर चुके हैं, एक क्षेत्र रह गया है जिस पर कि सवाल हमारे पास काफ़ी हैं और ये सवाल बार बार आते रहते हैं। सर एचएल को लेकर के सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा डिफेंस पर थोड़ा अरुण केजरीवाल जी आप प्रकाश डालिए। रक्षा क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमारी जो बातचीत हुई, ख़ास तौर से अभी जो वीकेंड पे हम शो करते हैं उसमें काफ़ी बड़े नाम जो लोग आते हैं उनका कहना है वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गई, चाहे वो मझगांव की हो या एचएल की हो, बाकी शेयरों को लेकर के आपका व्यू क्या है सर? क्या अभी और करेक्शन बाकी है या भविष्य कैसा लग रहा है? सवाल एचएल पर है, पर ओवरऑल डिफेंस और रक्षा क्षेत्र में आपका पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? विपुल जी, 2 चीज कहना चाहूंगा। ओवर ओनरशिप इस क्षेत्र में हो चुका है। जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, बहुत जोरों से वृद्धि हुई है, छोटे लोगों की होल्डिंग बढ़ी है और इनकी जो खरीद है वो ऊंचले स्तर पे ज्यादा होती है, निचले स्तर पर कम होती है। एक प्रॉब्लम और देखी जाती है, छोटे मुनाफे में वो निकल जाते हैं और बड़े लॉस में वो खड़े रहते हैं। अब आ जाइए वैल्यूएशन बेशक बड़े ऊंचे हो चुके हैं। इसके अंदर में खरीदने की सलाह नहीं दी जा सकती है, लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर है शेयर का, उसमें अभी भी कुछ गिरावट, कुछ कमजोरी सजेस्ट कर रहा है। अगर आप एचएएल का जैसे चार्ट देखें तो अभी भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ये शेयर एक शिकार बना हुआ है। समय भी लगेगा और कुछ वैल्यू भी इरोजन होगी, तब जाकर इसमें कुछ टर्न अराउंड के संकेत आए। कोचिन शिपयार्ड का हाल ही में सरकार की तरफ से एक ओएफएस हुआ था, ओएफएस डिस्काउंट में था, उसके बावजूद जिस प्राइस पर ओएफएस का फ्लोर था उससे नीचे शेयर 2-3 दिन के कारोबार में ही चला गया। जी। मुझे लगता है प्राय करके अगर आप देखें तो जो बेस्ट बेट है इसके अंदर में आप मझगांव डॉक ले सकते हो, उसके बाद में कोचीन और उसके बाद गार्डन, अगर आप शिपयार्ड की बात करें। अगर आप इसके अलावा अगर आप बात करें तो बीडीएल एक शेयर है जिसमें ध्यान अच्छा है, लेकिन मौजूदा स्तर पर कोई भी शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है।